नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शुभम सिंह आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग विद शुभम में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कक्षा 10 और 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के विभाजन के सवाल, जिन पर बहुत ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आता है कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं में। आइए हम सब पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में को 4 भागों में मुख्यतः रूप से बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीरगाथा काल रखा। आदिकाल का समय अवधि सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक है। भक्ति काल को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल के समय पीरियड 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल का समय अवधि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक की मानी गई है। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी समय अवधि 1843 ईस्वी से आज तक रखी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है, जिसे कि पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावादी युग एवं छायावादोत्तर युग में बांटा गया है। पूर्व भारतेंदु युग को 1847 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु युग को 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है। द्विवेदी युग को 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक माना जाता है। छायावादी युग का समय अवधि 1922 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी गई है। छायावादोत्तर युग को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। प्रगतिवाद की समय अवधि 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक है। प्रयोगवाद की समय अवधि 1943 ईस्वी से 1963 ईस्वी तक मानी गई है। नई कविताओं की समय अवधि 1963 ईस्वी से आज तक मानी गई है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टीचिंग विद शुभम, लाइक का बटन दबाएं और शेयर भी करें इस वीडियो को। इससे बाहर कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के प्रश्न नहीं आएंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। अब आदिकाल के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। आदिकाल को 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना गया है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल के समय अधिकांश लोग जो कवि थे वो अपने राजाओं के ऊपर आश्रित रहते थे, इसलिए इसकी प्रमुख विशेषता आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। उस समय युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन था, यानी कि उस समय की अधिकतर जो रचनाएं थीं उनमें युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन माना गया है। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन माना जाता है। ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य भी इस काल की प्रमुख विशेषता है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा या किसके कहने पर पड़ा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कहने पर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा गया। इस काल की रचनाएं 2 रूप में मिलती थीं, जैसे प्रबंध काव्य रूप और वीर गीतों के रूप में। प्रमुख कवि। इस काल के प्रमुख कवि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चंद्र बरदाई हैं, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो।
रचनाओं के रूप में यानी पृथ्वीराज रासो का रचना रूप है प्रबंध काव्य। दलपत विजय इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं जिनकी रचना है खुमार रासो, प्रबंध जो भी प्रबंध काव्य के रूप में मिलती है। सारंगधर की महत्वपूर्ण रचना है हमीर रासो, ये भी प्रबंध काव्य में है। जगनिक की महत्वपूर्ण रचना है परमाल रासो जो कि आला खंड में लिखी गई है एवं ये वीर गीत के रूप में मिलती है। नरपति नालाहा की रचना है बीसलदेव रासो, ये भी वीर गीत में लिखी गई है। नाला सिंह की महत्वपूर्ण रचना है विजयपाल रासो, ये प्रबंध काव्य में के रूप में मिलती है। मधुकर की रचना है जयमयंक जस चंद्रिका जो कि वीर गीत में रखी गई है। केदार भट्ट की महत्वपूर्ण रचना है जयचंद्र प्रकाश, ये भी वीर गीत में लिखी गई है। कीर्तिलता कवि की रचना विद्यापति की है, विद्यापति, जो कि त्रुटि पूर्वक लिख दिया गया है। मृगावती जो रचना कुतुबन ने लिखी है। श्रवकाचोर 4 देवसेन ने लिखी है। सभी रासो ग्रंथों की भाषा डिंगल है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक योर माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। भक्ति काल, अब मैं आपको भक्ति काल की डिटेल बताने जा रहा हूँ। भक्ति काल का टाइम पीरियड 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का माना जाता है। भक्ति काल का अन्य नाम पूर्व मध्यकाल भी है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। भक्ति में निवृत्त मार्ग की प्रधानता के साथ साथ वैराग्य, ज्ञान, निराकार के प्रति प्रेम की प्रधानता इसमें प्रमुख थी। भक्ति काल में वात्सल्य रस, शांत रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता भी थी। छंदों की दृष्टि से में पदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यानी कि जो भक्ति काल था उसमें छंदों में की दृष्टि में पदों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, दोहे वगैरह का कम। भक्ति काल को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति शाखा एवं निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा ये को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि है कृष्ण भक्ति शाखा एवं राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में अधिकांश कवि कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं एवं राम भक्ति शाखा में जो भी कवि हैं अधिकतर कवियों ने राम की भक्ति की पूजा की है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, जिनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, सूर साहित्य लहरी, सूर सारावली, गोवर्धन लीला, नाग लीला। विद्यापति की फेमस कृति कीर्ति लता, कीर्ति पताका है। वल्लभ, निम्बार्क, चैतन्य भी इस कवि के यानी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में अग्रणी है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास माने जाते हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचना श्री रामचरितमानस है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। इनकी विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। तुलसीदास की बैरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, बैरवे रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, आदिकांश और आदि भी रचनाएं हैं। नावादास, ईश्वरदास, अग्रदास एवं हृदयदास ये भी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा 2 भागों में विभाजित है, ये भी सगुण भक्ति के प्रकार से। निर्गुण भक्ति शाखा की 2 शाखाएं हैं, ज्ञान आश्रयी शाखा जिसको ज्ञान मार्गी शाखा भी बोला जाता है, या दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा जिसे प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, रैदास, मलूकदास, नानक देव, सुंदरदास, हरिदास एवं धर्मादास हैं। कबीरदास की एक ही महत्वपूर्ण रचना है बीजक, जिसमें साखी, शबद और रामायणी में लिखी गई है।
प्रेमाश्रयी भक्ति के प्रमुख कवि जायसी हैं। जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है। मंजन, कुतुबुन, उस्मान इस काल इस प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं या कृतियां। सूरदास सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर। उसके बाद सूर सारावली, नागलीला, सूर पच्चीसी, सूर साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला। सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर, फिर सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी एवं नागलीला। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा। उसी प्रकार मंजन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं श्री रामचरितमानस। ये तो बोर्ड की परीक्षाओं में आवश्यक ही आती हैं। अब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी श्री रामचरितमानस, जिसे कोई अवधी भाषा में लिखा गया है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका को ब्रजभाषा में लिखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सभी परीक्षाओं में आता है। बैरवे रामायण, रामलला नच्छू, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न। प्लीज अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर मी। अब मैं आपको रीतिकाल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। रीतिकाल की समय अवधि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। रीतिकाल का अन्य नाम उत्तर मध्यकाल भी है। रीतिकाल को हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल भी कहा जाता है। रीतिकाल को दो भागों में बांटा गया है, रीति मुक्त काव्य एवं रीति बद्ध काव्य। रीति मुक्त काव्य के प्रमुख कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, सूदन, गोरेलाल माने जाते हैं। रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवि बिहारी, जिनकी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई, सेनापति, आचार्य चिंतामणि, पद्माकर, भूषण, भूषण की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है शिव बावनी या शिवराज भूषण भी, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास। इनमें से देव, मतीराम, पद्माकर ये रसवादी कवि माने जाते हैं रीति मुक्त काव्य के या रीतिकाल के। केशवदास, भूषण और राजा यशवंत सिंह को रीतिकाल का अलंकारवादी कवि माना जाता है। रीतिबद्ध काव्य के अब तक आपने एक ही वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं और ना कवि पढ़े होंगे, ये मेरा मानना है। जिन काव्य रीतिबद्ध काव्य किसे कहा जाता है, जिन काव्य ग्रंथों में काव्य तत्वों के लक्षण देकर उदाहरण रूप में काव्य रचना की जाती है। जिन काव्य ग्रंथों में काव्य तत्वों के लक्षण देकर उदाहरण रूप में काव्य रचना की जाती है उसे रीतिबद्ध काव्य कहते हैं। आचार्य चिंतामणि, इनकी रचना है कवि प्रिया। रीति मुक्त काव्य, इस काव्य के भाव की पक्ष की प्रधानता होती है। इस रीति मुक्त काव्य में छंद, अलंकार आदि की बाह्य आंतरिक प्रवृत्ति नहीं होती है। रीति मुक्त काव्य में अति श्रृंगारिकता के स्थान पर इनके काव्य में अनुभूति, प्रवणता व भावों की गहराई होती है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। प्रश्न बहुत ही घुमा फिरा कर आते हैं जिनको विद्यार्थी समझने में बहुत ही परेशानी महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें प्रत्येक प्रवृत्तियां रीतिकाल की समझनी चाहिए। रीतिकाल से एक प्रश्न अवश्य आता है, रीति ग्रंथों का निर्माण रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। श्रृंगार रस की प्रधानता
रीतिकाल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। नारी के सौंदर्य का चित्रण बहुत ही सजीव किया गया है रीतिकाल में। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा इस काल की विशेषता है। सवैया और दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग रीतिकाल में किया गया है। नीति और सूक्तियों की प्रमुखता रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है उसे, इसलिए इस काल में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन बहुत ही ज़्यादा किया गया है। रीतिकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। बिहारी बिहारी की एक ही रचना है बिहारी सतसई, जिसको लिखकर बिहारी पूरे विश्व जगत में प्रसिद्ध हो गए। बिहारी के बारे में कहा भी जाता है, बिहारी के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। भूषण भूषण की सबसे महत्वपूर्ण रचना है शिवराज भूषण। भूषण को वीर रस का प्रधान कवि भी माना जाता है। शिव बावनी, शिव शौर्य, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, दूषण, उल्लास भूषण की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। छत्रसाल दशक भी बहुत महत्वपूर्ण है। केशवदास केशवदास की रामचंद्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित केशवदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चिंतामणि आचार्य चिंतामणि की रचना कवि कुल कल्पतरु, पिंगल, छंद, विचार, श्रृंगार मंजरी और रस विलास चिंतामणि जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मतीराम की रचना बहुत प्रसिद्ध है। मतीराम की सतसई, रसराज, ललित ललाम, छंद सागर, देव की अष्टधाम, भाव विलास, प्रेम दीपिका, भाव विलास, रस विलास बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्माकर की पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। पद्माकर की पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद की सुजान सागर, कृपाकंद, कोक सागर, बिरह लीला एवं रसके लिबली। बोधा की इश्कनामा बहुत प्रसिद्ध रचना है। कुलपति मिश्र की रस रहस्य। आधुनिक काल का समय अवधि जानेंगे। आधुनिक काल 1843 ईस्वी से आज तक माना जाता है। आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। लघुता के प्रति सजगता आधुनिक काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। स्वदेश प्रेम की भावना आधुनिक काल की रचनाओं में स्वदेश प्रेम की भावना प्रमुख रहती है। नारी के प्रति उचित दृष्टिकोण आधुनिक काल की महत्वपूर्ण विशेषता में नारी के प्रति उचित दृष्टिकोण भी प्रमुख विशेषता है। आधुनिक काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं या कृतियां। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, नील देवी, विशस्य विषमौषधम भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रताप नारायण मिश्र की बात, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर महत्वपूर्ण रचना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न, इनकी वंदे मातरम, होली, क्षोभ, चरखे की चमत्कारी, वंदे मातरम, होली, क्षोभ, चरखे की चमत्कारी, भागो भागो अब काल पड़ा है भारी, आनंद कादम्बनी का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेममग्न ने किया। ये एक बहुत ही प्रमुख पत्रिका है।
बद्री नारायण चौधरी प्रेम मग्न की आनंद कादम्बिनी। द्विवेदी युग द्विवेदी युग का की समय अवधि 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। द्विवेदी युग से ही खड़ी बोली का विकास भी हुआ। स्वदेश प्रेम तथा स्वदेशी गौरव पर काव्य रचे गए। द्विवेदी युग में स्वदेश प्रेम स्वदेशी गौरव पर काव्य रचे गए। प्रमुख कवि द्विवेदी युग के एवं उनकी प्रमुख रचनाएं या कृतियां। जगन्नाथ दास रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक महत्वपूर्ण रचना है। गंगा अवतरण, कलकाशी, उद्धव शतक सबसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्हें खड़ी बोली गद्य के प्रमुख महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा है। वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, प्रेम प्रपंच, प्रेमाभु प्रवाह, रुक्मणी परिणय, रस कलश प्रिय प्रवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का एक महत्वपूर्ण रचना है। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त की सबसे महत्वपूर्ण रचना साकेत है। भारत भारती, यशोधरा, द्वापर भी इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। पृथ्वीपुत्र, नाहुस, पंचवटी इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। त्रिपथगा, शकुंतला, रंग में भंग, चंद्रहास, अंजलि, अघर्य, कुणाल गीत, सिद्धराज, तिलोत्तमा, अनघ मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचना है पथिक। कविता कौमुदी का संपादन राम नरेश त्रिपाठी ने किया। ये इनकी एक पत्रिका है। मिलन स्वप्त जो कि एक खंड काव्य है। राम नरेश त्रिपाठी। छायावादी काल की समय अवधि 1922 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक की मानी जाती है। छायावाद काल की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। छायावादी काल के समय में प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य की भावना, व्यक्तिकता की प्रधानता, नैराश्य की भावना छायावादी काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके प्रमुख कवि छायावाद के बृहत त्रयी कवि में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत हैं, जिन्हें कि छायावाद के बृहत त्रयी कवि कहा जाता है। छायावाद के लघु त्रयी कवि में 3 कवि हैं, जिसमें महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा एवं माखन लाल चतुर्वेदी को छायावाद के लघु त्रयी कवि कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा ये छायावादी काल के 4 स्तंभ कहलाते हैं। छायावादी काल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद को हिंदी का कलाधर कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण रचना है। आंसू, लहर, झरना, उर्वशी, प्रेमराज, प्रेम पथिक, चित्राधार, करुणालय, स्वकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा कंकाल, तितली, इरावती इनके जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण उपन्यास है। कंकाल
तितली और इरावती। इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको कि क्रांतिकारी कवि के नाम से भी जाना जाता है हिंदी साहित्य में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, जूही की कली, अर्चना, अपरा, राम की शक्ति पूजा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना रचना है। नए पत्ते, अणिमा, गीतिका, आराधना, तुलसीदास तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। परिमल, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, गीत गुंज। कुकुरमुत्ता भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। छायावाद काल के कवियों में सुमित्रानंदन पंत का भी अग्रणी स्थान है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता। सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य का सबसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए चिदम्बरा रचना के लिए मिला था। चिदम्बरा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिन्होंने इन्हें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण कवि के रूप में रखा। लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, उत्तरा, बाणी, बीड़ा, गुंजन, ग्राम्या, गंध, बीथी, रीता, सत्यकाम, युगांत, युगवाणी, युगांतर सुमित्रानंदन पंत की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को हिंदी की आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। महादेवी वर्मा की प्रथम रचना हिंदी साहित्य की इनकी प्रथम रचना निहार है। नीरजा यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में प्राप्त हुआ। सांदगीत, दीपशिखा, रश्मि, संधिनी, सप्तपर्णा आधुनिक कवि महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। अब प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक चला। इसके प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जिन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है हिंदी साहित्य की। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, हिम करीटनी, समर्पण, आत्मदीक्षा, वेणु, लो गुंजे धरा। माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। युगचरण, चिंतक की लाचारी। हरिवंश राय बच्चन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु मधु करके जितनी भी रचना है लगभग अधिकांश हरिवंश राय बच्चन की हैं। चार खेमे 64 खूंटे, त्रिभंगिमा, सतरंगिनी, बुद्ध का नाच घर हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचना है। बालकृष्ण नवीन शर्मा की महत्वपूर्ण रचना रश्मि रेखा, अपलक, कुमकुम है। प्रभा और प्रताप का संपादन बालकृष्ण नवीन शर्मा ने किया है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा समझ में आए और अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और शेयर भी कीजिए अपने साथियों को, ताकि इसी तरह मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद।